नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभाकर पांडे अपने इस YouTube चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। हम लोगों ने ट्रायल के टॉपिक को शुरू कर दिया था और हम लोगों ने अपने पिछली वीडियो में सेक्शन 227 तक कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 228, 229, 230 एंड 231 को समझेंगे। देखिए, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में समझेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, इस सेक्शन पे आने से पहले कुछ एक दो पॉइंट है जो मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो चार्ज फ्रेम करने का जो राइट है वो सिर्फ दो लोगों के पास है। एक तो मैजिस्ट्रेट, जब वो केस मैजिस्ट्रेट के पास जाता है, या फिर सेशन जज करता है जब वो केस जो है वो सेशन कोर्ट में जाता है। इनके अलावा जो है चार्ज फ्रेम करने का राइट किसी के पास नहीं है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि 173 में जो रिपोर्ट डाली जाती है फिर वो क्या है, जिसको हम लोग चार्जशीट कहते हैं। देखिए, पहली बात तो जो चार्जशीट वर्ड है ये टेक्निकली रॉन्ग वर्ड है। 173 में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो इस्तेमाल किया गया है पुलिस रिपोर्ट। जब मैं सेक्शन 173 में आऊँगा तो मैं वहाँ पे डीप में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि 173 में जो है पुलिस रिपोर्ट को बोला गया है। एक पुलिस जो है वो पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है। चार्जशीट टेक्निकली जो है वो रॉन्ग वर्ड है क्योंकि चार्ज कभी भी पुलिस फ्रेम नहीं करती। देखिए, होता क्या है प्रैक्टिकली, जब एक व्यक्ति एक पुलिस के पास जाता है, वो बताता है कि ये ऑफेंस हुआ है। अब उस ऑफेंस से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं वो ऑफेंस है, FIR नोट होता है और FIR रजिस्टर होने के बाद जो है उसी पे इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और पुलिस जो है वो पुलिस रिपोर्ट में उस ऑफेंस के बारे में जो सेक्शंस हैं उनको मेंशन करती है। ये जो रिपोर्ट है ये जब मजिस्ट्रेट के पास जाता है, जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, तो मजिस्ट्रेट अब वहाँ पे जाकर के चार्ज को फ्रेम करता है। या फिर अगर 209 में उस मजिस्ट्रेट ने उस केस को सेशन कोर्ट के पास ट्रांसफ़र कर दिया तो सेशन कोर्ट जो है वो चार्ज फ्रेम करने का काम करता है। प्रैक्टिकली ये प्रोसेस होता है। पुलिस जो मेंशन करती है अपनी रिपोर्ट में वो सिर्फ एलिगेशंस लगाती हैं कि प्राइमा फेसाई उनको क्या लग रहा है, वो इस चीज़ को नोट डाउन करती हैं, वो चार्ज को फ्रेम नहीं करती। तो इस बात को आप अपने दिमाग में बिल्कुल से इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा क्योंकि लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है इस चीज़ को, और वहाँ पे अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जाहिर सी बात है आप फेल हो जाएंगे वहाँ पे। इसलिए इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे 4 तरीके के ट्रायल हैं। जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है हमारे यहाँ पे वो सिर्फ सेशन ट्रायल में होता है और वारंट केस ट्रायल इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, चैप्टर 19 का ए पार्ट, एंड वारंट केस ट्रायल इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, यानी कि ऑन अ प्राइवेट कंप्लेंट, चैप्टर 19 का बी पार्ट। सिर्फ इसी में चार्ज को फ्रेम किया जाता है। इसके अलावा जो समन्स केस है, जो समरी केस हैं, उनमें चार्ज को फ्रेम नहीं किया जाता। प्रीलिम्स में अक्सर ये पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 228 पे। देखिए, सेक्शन 228 जो है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की बात कर रहा है कि अब चार्ज को जो है फ्रेम किया जाएगा। चार्ज को कैसे फ्रेम किया जाएगा वो सेक्शन 211 से लेकर के सेक्शन 224 तक है, और मैंने ये पूरा सेक्शन चार्ज का जो है वो पूरा डीप में और डिटेल में समझा रखा है। आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं, मैंने चार्ज के पूरे लॉ को एक्सप्लेन किया है। अब 228 में चार्ज फ्रेम किया जाएगा और देखिए अब यहीं से ट्रायल जो है ट्रायल का जो कमेंसमेंट है ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस स्टेज पर आकर के अब ये हो चुका है कि हाँ उस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है। अब चार्ज को फ्रेम किया जाएगा और ट्रायल का क्या डायरेक्शन होगा, ट्रायल किस डायरेक्शन में जाएगा, हमें यहीं से पता चलेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जो डिफेंस लॉयर हैं वो अपने केस को कैसे प्रिपेयर करेंगे, कौन कौन से एविडेंसेस लाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, चार्ज को फ्रेम करने के बाद जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेक्शन 228 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। देखिए इस सेक्शन को मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसको डायरेक्ट से समझेंगे तो ये सेक्शन हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो है, देखिए सेक्शन 227 में हमने क्या समझा था कि एक जब जज के पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एलिगेशंस लगाया, उन एलिगेशंस को प्रूफ करने के लिए जो एविडेंसेस रखे हैं उनको देखने के बाद और एक्यूज पर्सन को सुनने के बाद अगर एक जज को लग रहा है कि केस नहीं बन रहा है, मतलब आगे फर्दर ट्रायल के लिए नहीं जा सकता, वो उस पर्सन को 227 में डिस्चार्ज कर देगा। लेकिन अब जज को ये लग रहा है कि नहीं, इस पर्सन ने वाकई में कोई ऑफेंस किया है और ट्रायल आगे चलाया जा सकता है, तो वो 228 में फिर चार्ज को फ्रेम करेगा। हम वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर वो जो है चार्ज को फ्रेम करेगा। अब देखिए अब डिपेंड करता है, जो 228 का सबसेक्शन 1 का जो एक क्लॉज है मैं उसको समझा देता हूँ। वो ये कहता है कि अब देखिए ऑफेंस तो बन रहा है, ये जज को समझ में आ गया कि उस व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है, लेकिन वो जो ऑफेंस है वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट नहीं है, यानी कि उस ऑफेंस को एक मैजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है। तो जो सेशन कोर्ट है, जो जज है, वो चाहे तो चार्ज को खुद ही फ्रेम करके उस केस को सीजीएम के पास ट्रांसफ़र कर देगा या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास ट्रांसफ़र कर देगा और एक डेट दे देगा और वो कहेगा कि उस एक्यूज्ड पर्सन को कहेगा कि आप इस डेट पे सीजीएम या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जैसा भी होगा वहाँ पे आप रिपोर्ट करिए और वहाँ से जो है प्रोसीडिंग शुरू होगा। अब देखिए चार्ज को फ्रेम करके केस को ट्रांसफ़र करेगा, ये पावर है, लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर है। हो सकता है सेशन कोर्ट है, हो सकता है वो चार्ज को फ्रेम ना भी करे, वो केस को ऐसे ही ट्रांसफ़र कर दे, तो उस केस में जो सीजीएम या फिर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है वो लोग चार्ज को फ्रेम करेंगे। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अब ये जो ट्रायल चलाया जाएगा, ये जो केस ट्रांसफ़र कर दिया गया सीजीएम के पास, अब वो जो ट्रायल चलाएगा वो ट्रायल कौन सा चलाएगा, कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, तो वो फॉलो किया जाएगा वारंट केस ट्रायल इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। यानी कि चैप्टर 19 का जो ए पार्ट है वो उस केस में अप्लाई होगा। यानी कि वो जो केस है जो सीजीएम के पास ट्रांसफ़र हुआ है वो चैप्टर 19 के ए पार्ट में जो सेक्शंस हैं उसमें उस केस को ट्राई किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लॉज जब ए पे आएंगे हम लोग तो इसमें आखिरी में लिखा हुआ है, मैं एक्सप्लेन करूँगा फिर से। क्लॉज बी क्या कहता है कि अगर एक सेशन कोर्ट को ये लग रहा है कि नहीं वो जो केस है वो सेशन कोर्ट को ही ट्राई करना चाहिए, उस केस में फिर जो सेशन कोर्ट है वो चार्ज को फ्रेम करेगा और ट्रायल आगे कमेंस करेगा। सब सेक्शन 2 इस बात को कहता है, आइए सब सेक्शन 2 को भी देख लेते हैं, एक्सप्लेन करता हूँ फिर हम लोग डायरेक्ट से समझेंगे। सब सेक्शन 2 इस बात को कहता है कि चार्ज को फ्रेम करने के बाद अब उस एक्यूज्ड पर्सन को रेड आउट करके बताया जाएगा, उसको पढ़ करके सुनाया जाएगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा और अब उससे ये पूछा जाएगा कि क्या तुम गिल्टी प्लीड करते हो, यानी कि क्या जो चार्जेस तुम पे लगाए गए हैं, जो ऑफेंसेस जो तुम पर बन रहे हैं, क्या तुमने वो ऑफेंसेस किए हैं, क्या तुम इन चार्जेस को एक्सेप्ट करते हो या फिर तुम ट्रायल में जाना चाहोगे। तो इतनी ही बातें जो है वो सेक्शन 228 कहता है। आइए अब इसको डायरेक्ट से समझते हैं। सब सेक्शन 1, इफ आफ्टर सच कंसिडरेशन एंड हियरिंग एज एफोरसेड the judge is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offense which, यानी कि अब जज को लग गया है कि इस व्यक्ति ने एक ऑफेंस कमिट किया है। अब वो ऑफेंस कौन सा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो केस को ट्राई किया जाएगा। क्लॉज ए पे आते हैं। अब इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि वो जो ऑफेंस बन रहा है वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, यानी कि उसको मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है। ही में फ्रेम अ चार्ज, सेशन जो कोर्ट है वो चार्ज को फ्रेम कर सकता है, यानी कि कोई कंपल्शन नहीं है, वो उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। ही में फ्रेम अ चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज एंड बाय ऑर्डर ट्रांसफर द केस फॉर ट्रायल टू द सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, या किसी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को ट्रांसफर कर देगी कोर्ट, एंड डायरेक्ट द एक्यूज टू अपीयर बिफोर द सीजीएम,
और एक्यूज को बोला जाएगा कि आप उस सीजीएम के पास जाइए, रिपोर्ट करिए। और एज द केस में भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ऑन सच डेट, जो भी डेट कोर्ट फिक्स करेगा, एज ही डीम्स फिट एंड देयर अपॉन सच मजिस्ट्रेट शैल ट्राई द ऑफेंस। देखिए वर्ड है शैल, यानी कि यहाँ पे कंपल्शन है। देखिए जब भी वर्ड शैल आता है कहीं पे लॉ में, तो शैल इज ऑलवेज मैंडेटरी, कंपल्शन है, यहाँ पे डिस्क्रिशन नहीं है। और जब मे आता है तो मे हमेशा डिस्क्रिशनरी होता है, यानी कि वो उसमें कोई कंपल्शन नहीं होता किसी तरीके का। तो शैल ट्राई द ऑफेंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर चलेगा? फॉर द ट्रायल ऑफ वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसी चीज़ को, चैप्टर 19 का ए पार्ट। क्लॉज बी में आते हैं, इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट, यानी कि ए पार्ट में तो था कि मजिस्ट्रेट भी ट्राई कर सकता है, बी पार्ट कहता है कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। ही शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड, वो जो कोर्ट है वो चार्ज को फ्रेम करेगी। क्लॉज 2 क्या कहता है, सबसेक्शन 2 क्या कहता है, वेयर द जज फ्रेम्स एनी चार्ज अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1, द चार्ज शैल बी read and explained to the accused and the accused shall be asked whether he pleads guilty of the offense charged or claims to be tried। यानी कि क्या वो गिल्टी प्लीड करता है, क्या वो उन चार्जेस को एक्सेप्ट करता है या ट्रायल में जाना चाहेगा। तो सेक्शन 228 हम लोगों को क्लियर हो गया। आई होप इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 229 पे। देखिए 229 क्या कहता है। 228 का सबसेक्शन 2 क्या कह रहा था कि उससे पूछा जाएगा क्या तुम उन चार्जेस को एक्सेप्ट करते हो, क्या तुम गिल्टी प्लीड करते हो। सपोज करिए वो व्यक्ति, वो जो एक्यूज्ड पर्सन है, वो हाँ बोल देता है कि हाँ मैं उन चार्जेस को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं गिल्टी प्लीड करता हूँ। अब ऐसे में सेक्शन 229 ये कहता है कि कोर्ट वहीं पर उसको कन्विक्ट कर देगा, वहीं पर उसको सजा सुना देगा। आइए सेक्शन 229 को पढ़ते हैं। इफ द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी द जज शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयर अपॉन। लेकिन यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे डिस्क्रिशन है कोर्ट का, यानी कि वो चार्जेस को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन कोर्ट चाहे तो वो जो चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है उसको डिनाई कर सकती है। अब ऐसा क्यों है? देखिए प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जो चार्जेस को एक्सेप्ट कर रहा है, हो सकता है वो किसी के प्रेशर में आके कर रहा हो, किसी के दबाव में आके कर रहा हो। अब ऐसे में अगर कोर्ट को लग रहा है कि वो वॉलंटरीली नहीं कर रहा है, उसके पीछे कोई प्रेशर है, उसके ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव है, तो उस केस में कोर्ट जो है डिनाई भी कर सकता है। यानी कि कोर्ट कहेगा कि नहीं, आप चार्जेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हम जो है आप पे ट्रायल चलाना चाहेंगे। इस पार्ट का यही मतलब है। अब सेक्शन 230 पे चलते हैं। 230 कहता है डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। देखिए अब उस व्यक्ति ने सपोज करिए वो उसने कहा 228 में कि मैं ट्रायल में जाना चाहता हूँ, या 229 में उसने कहा कि मैं गिल्टी प्लीड करता हूँ, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना, कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में आइए। अब ट्रायल के लिए अब जो है डेट दे दी जाएगी। 230 कहता है कि अब डेट दिया जाएगा कि इस डेट पे जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएंगे और जो भी विटनेसेस जो उस केस से रिलेटेड हैं उन सभी को नोटिस भेजा जाएगा, या फिर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो अगर एप्लीकेशन देता है कि आप कोर्ट को एप्लीकेशन देता है कि आप इन विटनेसेस को आप प्रेजेंट होने के लिए बोलिए या आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाइए, तो जो कोर्ट है वो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकती है और उन लोगों को या जो डॉक्यूमेंट है उसको कोर्ट में लाया जा सकता है एज एविडेंस उस डेट पर। आइए 230 पे चलते हैं। डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। इफ द एक्यूज्ड रिफ्यूजेस टू प्लीड or does not plead or claims to be tried or is not convicted under section 229, the judge shall fix a date for the examination of witnesses। यानी कि witnesses के examination के लिए डेट फिक्स कर दिया जाएगा। and may on the application of the prosecution issue any process for compelling the attendance of any witness और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। तो हम लोगों का सेक्शन 230 भी कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं सेक्शन 231 पे। एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। देखिए 230 में डेट दे दिया गया
कि इस डेट पे आप आइए। 231 ये कहता है कि अब उस डेट पे प्रोसिक्यूशन आ गया अपने एविडेंस के साथ, तो उन एविडेंसेस को जो है ऑन रिकॉर्ड ले लिया जाएगा, यानी कि कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी। आइए चलते हैं 231 के सबसेक्शन 1 पे। ऑन द डेट सो फिक्स्ड द जज शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंसेस, वो सारे एविडेंसेस लेगी जो प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट कर रहा है, एंड मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। अब चलते हैं सबसेक्शन 2 पे। देखिए सबसेक्शन 2 इस बात को कहता है कि सपोज करिए किसी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, लेकिन अब जज को ये लग रहा है कि उस विटनेस का क्रॉस होने से पहले कुछ और विटनेसेस हैं, पहले उनका एग्जामिनेशन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाने दीजिए, या कोई डॉक्यूमेंट है पहले उसको प्रोड्यूस हो जाने दीजिए, उसके बाद हम इस व्यक्ति का जो है क्रॉस एग्जामिनेशन करवाएंगे। तो ये जो है ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, कोर्ट के पावर है कि वो ऐसा कर सकता है। आइए सबसेक्शन 2 को देखते हैं। द जज में इन हिज डिस्क्रिप्शन परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डिफर्ड अंटिल एनी अदर विटनेस, यानी कि उसको बाद में किया जाएगा, अंटिल एनी अदर विटनेस और विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड, जब तक कि मान लीजिए कोई और विटनेस है, जब तक कि उसका नहीं हो जाता एग्जामिनेशन तब तक इसका जो एग्जामिनेशन है वो उसके बाद में होगा। हैव बीन एग्जामिन्ड और रिकॉल, किसी दूसरे कोई और विटनेस जिसका क्रॉस हो चुका पहले उसको दोबारा रिकॉल किया जा सकता है। और रिकॉल एनी विटनेस फॉर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन, उसको बाद में बुलाया जा सकता है या उसको फिर से भी बुलाया जा सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन है ये एक एविडेंस का पार्ट है, जब हम लोग एविडेंस के एक्ट को जब हम लोग समझेंगे तब मैं इसको बताऊंगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पहले एग्जामिनेशन चीफ होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर री एग्जामिनेशन होता है। तो ये जो है ये इसका प्रोसीजर है, तो यहाँ पे इसी की बात हो रही है। आई होप सेक्शन 231 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने सेक्शन 228, 229, 230 एंड 231 को देखा। आज का वीडियो मुझे लगता है आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फर्दर के जो सेक्शंस हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।